मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर। आज हर बार की तरह हम लोग मई महीने का मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अर्थात आज के करंट अफेयर्स में हम लोग 1 मई से 31 मई के बीच के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस, पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति, नियुक्तियां और कुछ प्रमुख पुस्तकों को देखेंगे। आप जानते हैं कि आपके चैनल पर स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है और उसमें हम लोग महीने में एक दिन पूरे महीने का करंट अफेयर्स कवर करते हैं, हर सेक्टर को इकट्ठा करते हुए, और जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकते हैं उसे हम लोग इसमें कवर करते हैं। अर्थात न्यूज़ चैनल की तरह करंट अफेयर्स को हम लोग कवर नहीं करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और इस करंट अफेयर्स के वीडियो के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो पर आधारित MCQs का क्वेश्चन का एक लिंक मिलता है जहां से आप प्रैक्टिस भी लगातार कर रहे हो। इस बार का करंट अफेयर्स थोड़ा देर से आया। देर से आने के पीछे दो कारण। पहला कारण तो ये है कि कोरोना की दूसरी लहर और उसका इफ़ेक्ट रहा, सब जहाँ के तहाँ रहे, अचानक क्लासेस बंद हुई, फिर किसी तरह फिर से चीज़ें रिकवर हुई। और दूसरा कारण था कि आपकी और पढ़ाई आसान हो पाए इसके लिए एक वेबसाइट डेवलप हो रहा था। तो वेबसाइट एकदम ऐसी पोजीशन पर था कि उसमें कुछ व्यस्तता थी, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ। और आपकी वेबसाइट ये है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं www.studentclassesprayagraj.com। और ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी अब आपकी पढ़ाई और आसान बनाएगी। आप यहाँ से YouTube पर अपना वीडियो देखें और इस वेबसाइट पर जाएं, बिल्कुल निःशुल्क, वहाँ से लगातार प्रैक्टिस करें और फीचर्स उसके लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और चीज़ें और आसान की जाएंगी। अर्थात जो लोग ऑफलाइन में होंगे वो जानते हैं कि GS तो बड़ी आसानी से वो पढ़ते हैं और GS कोई समस्या जैसे नहीं रहती, वैसे यहाँ भी नहीं रहेगी। तमाम एक्सरसाइज सीट यहाँ पर मिलेंगी जहाँ आप वेबसाइट पर जा कर के एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक, अभी बीच में हम लोग पहले पढ़ाई शुरू कर लेते हैं, फिर अपने वेबसाइट के और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए हर बार की तरह सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस बार कौन कौन सी प्रमुख खास बातें हैं जिसे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए फटाफट सब लोग आ जाइए लाइव और हर बार की तरह सेशन को शेयर कर दीजिए। सबसे नमस्कार, सबसे नमस्कार, सब लोग आ जाइए और हर बार की तरह एक एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मई महीने की कौन सी घटनाएं हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसे हम लोग कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो उसमें सबसे पहले प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस हम लोग कवर करेंगे मई महीने का। फिर भारत में देखिए 5G का परीक्षण की अनुमति मिली है। कुछ कंपनियां हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको ये अनुमति मिली है, इस पर बात करेंगे। नैनो लिक्विड यूरिया चर्चा में आया है, किसकी ओर से आया और ये क्या फ़ायदे होंगे इसके, किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग और भू जल प्रदूषण में हमारा बचाव करेगा। इसके अलावा जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं उसमें भारत के 6 और नए स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया। तो अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई इसे देखा जाएगा, यूनेस्को पर चर्चा होगी, कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं इसे हम लोग जानेंगे। इसके अलावा मई महीने में देश ने जहां कोरोना का दूसरा संकट झेल ही रहे थे हम लोग, उसी बीच 2 चक्रवात अपने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों ओर से आए, ताउते और यास, ये 2 चक्रवातों पर चर्चा होगी। कप्पा और डेल्टा क्या है इस पर बात होगी। मिस यूनिवर्स 2020 किसे चुना गया, ICC की रैंकिंग आई है टीम की और प्लेयर्स की, इसे हम लोग देखेंगे। डिफेंडर यूरोप 21 क्या है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं इसको देखा जाएगा। कुछ पुरस्कार हैं जरूरी, मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021,
इंटरनेशनल एवी अवार्ड 2020 और विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, इसके अलावा कुछ चर्चित पुस्तकें और कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो ये आज के करंट अफेयर्स की प्रमुख बातें हैं जो आज के सेशन में कवर होने वाली हैं। तो सब लोग पेन कॉपी खोल लें और नोट करना शुरू करें, जिससे जो आपका एक एक्सरसाइज होता है, टेस्ट होता है या प्रैक्टिस सेट होता है, एमसीक्यूज जो मिलता है, उसमें आप बेहतर कर पाएँ और अपने स्वमूल्यांकन भी कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज कवर करते हैं तिथि दिवस अपना। ठीक, तो तिथि दिवस में देखिए आज हम लोग कवर करेंगे 1 मई, 3 मई, 8 मई, 11 मई, 12 मई और 28 मई। तो ये कुछ ज़रूरी मई की तिथियां हैं। वैसे तो हर दिन 1 से लेकर 31 मई तक की कोई तिथि बचती नहीं, लोग आजकल पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, लेकिन हमने पहले ही बताया कि हम लोग तो स्ट्रेटजिक कवर करते हैं करंट अफेयर्स, तो उसमें ये प्रमुख तिथियां हैं। हाँ, ये वो तिथियां हैं जिसे नहीं भूलना होता है। और इसमें जानते हैं कि आप बहुत कुछ तो जानते ही रहते हैं आप पहले से ही। चलिए, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाते हैं, है ना, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहले तो आप एक राउंड ऐसा देख लें कि ये कौन सी प्रमुख तिथियां हैं जो मई में आपको ध्यान में रखना है और इन तिथियों पर क्या मनाया जाता है, आप इसे नोट कर लें। फिर हम लोग बारी बारी से एक एक उन तिथियों को देखेंगे जहां से कोई सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बारे में देखते हैं। 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इसे मजदूर दिवस भी कहते हैं, इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले 1886 में यूएसए में शुरू हुई। इसकी जो शुरुआत होती है यूएसए से होती है। यूएसए में काम के घंटों को निश्चित करने के दृष्टि से कुछ मजदूर यूएसए में इकट्ठा होते हैं, एक आंदोलन होता है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और इन मजदूरों पर गोलीबारी की गई और कुछ मजदूर मर जाते हैं। और वहाँ पहली बार घोषित किया गया कि प्रतिवर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाएंगे। 1889 में 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी दिवस के अवसर पर जो इंटरनेशनल डे मनाया गया, एक सम्मेलन किया गया, वहाँ पर ये तिथि घोषित की गई। ये घोषणा की गई कि प्रतिवर्ष 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत की बात करें तो भारत में 1923 से इसको मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत होती है, मद्रास से, साउथ इंडिया में सबसे पहली बार। ठीक, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। पढ़ाई जारी रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपना काम करते रहिए। सामने पीईटी, यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, ये 3 बड़े एग्ज़ाम संभावित हैं। और जो लोग सिविल सर्विसेज, राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी में हैं, वो लोग भी अक्टूबर में उनकी तिथियां घोषित हो चुकी हैं। तो अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी तैयारी आप करते रहें। अगली तिथि पर बात करते हैं। 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये पहली बार 1993 में घोषित किया गया था, माने पहली बार 1993 में मनाया गया था और ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। इसकी घोषणा जो है यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो निश्चित तौर पर ये दिवस किस ओर इंगित करता है? ये दिवस पूरे विश्व में जो प्रेस है, जर्नलिज्म है, उसकी लिबर्टी, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के प्रेस का कोई मूल्य नहीं है, जर्नलिज्म का कोई मूल्य नहीं है। तो 2021 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का जो थीम रहा, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ठीक, तो इसे आप देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 1993 से यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया।
2021 में थीम रहा इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले तिथि दिवस की ओर। 8 मई को देखिए 2 दिवस मनाए जाते हैं। विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है और प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये मनाया गया सबसे पहली बार 1948 में इसकी घोषणा की गई थी, तब से मनाया जा रहा है। और इसको मनाए जाने के लिए इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट द्वारा इसे घोषित किया गया और 1948 से इसे मनाया जा रहा है। इस बार जो विश्व रेड क्रॉस डे का जो थीम रहा वो रहा अनस्टॉपेबल। ठीक, और बात करें अगर प्रवासी पक्षी दिवस की तो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई महीने में और अक्टूबर महीने में। एक बार मई महीने में मनाया जाता है और दूसरी बार अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। और अक्टूबर के दूसरे शनिवार और मई के दूसरे शनिवार को हर साल मनाया जाता है। और इस साल प्रवासी पक्षी दिवस का जो थीम रहा वो सिंग फ्लाई सूर लाइक ए बर्ड। ठीक, सिंग फ्लाई सूर लाइक ए बर्ड। तो इस तिथि को भी आप ध्यान में रखेंगे और आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स जैसे आप नोट करते चले आ रहे हैं और प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं। 11 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई की तिथि भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के पोखरण में, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए क्या हुआ था। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को क्या हुआ था, कमेंट बॉक्स में मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। 11 मई को राजस्थान के पोखरण में, और बाकी बातें आप करेंगे क्योंकि आप बहुत बार इन सब मुद्दों की चर्चा हो चुकी है और पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तारीख को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में दे ही दीजिए कि 11 मई को कौन सी खास बात हुई थी। कुछ लोग बिल्कुल बात को पकड़ लिए हैं। परमाणु परीक्षण भारत में हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और फिर दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 11 मई और 13 मई को। चलिए अगला है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में मनाया जाता है। और ये हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनको माना जाता है कि ये आधुनिक नर्सिंग की जनक हैं और इनके त्याग और इनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो थीम रहा इस तिथि का, इस दिवस का, नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो कुछ ज़रूरी दिवस के थीम भी आप नोट कर लिया करें और जो ज़रूरी दिवस के थीम जो ज़रूरी है उसे हम पढ़ा और बता देते हैं आपको। ठीक, न तो सारी तिथियां ज़रूरी हैं न तो सारी तिथि के थीम ज़रूरी हैं। 28 मई अगली तिथि है। 28 मई इस साल विश्व भूख दिवस, इस तिथि को हम प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस के रूप में मनाते हैं, हंगर डे के रूप में। और आप जानते हैं कि विश्व हंगर रिपोर्ट भी जारी होती है। हंगर प्रोजेक्ट की पहल है ये। किसके द्वारा जारी किया जाता है? हंगर प्रोजेक्ट की पहल है। 2011 से यह दिवस मनाया जा रहा है और दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त लोगों के बारे में, उनके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना, भूखमरी के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना, इसका क्या रहा है, मुख्यतया थीम रहा है। ठीक, तो ये बातें थी तिथि दिवस की। हर बार स्ट्रेटजिक हम कवर करते हैं, इस बार भी हम लोग कवर किए। ठीक, तो यहाँ तक के नोट्स आप मेंटेन करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। फटाफट सब लोग एक्टिव रहें। ठीक, आप सबकी पढ़ाई चलती रहे, सुविधा को ध्यान में रखते हुए। ऐसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग तक, ऑफलाइन कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते थे, गर्ल्स स्टूडेंट जो नहीं पहुंच पाती थी, या कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो पढ़ाई करके फिर कहीं जॉब में थे, अपनी पढ़ाई और आगे रखना चाहते थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी कि वो पढ़ें कैसे, लगातार उनकी डिमांड बनी रहती थी।
इसी को ध्यान में रख करके यूपीएसआई के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी जीडी और पीईटी, ये जो बेसिक एग्ज़ाम हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिस बैच 6000 प्लस का एक प्रैक्टिस बैच हम लेकर के आए हैं, जिसे आप ज्वाइन बटन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये पेड कोर्स है और बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और नॉमिनल कास्ट केवल इसलिए लिया जा रहा है कि देखा गया कि जब फ्री में सब कुछ मिलता है तो लोग जो है, स्टूडेंट्स जो है, आप लोग ध्यान कम देते हो। तो थोड़ा सा अगर थोड़ी सी कास्ट पे किए रहोगे, मूल्य चुकता किए रहोगे, तो थोड़ा मन लगेगा, प्रेशर भी रहेगा आपको कि पढ़ना है या क्लास आई कि नहीं। ठीक। और ये 6000 प्लस मैथ, रीजनिंग और जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे द्वारा और मैथ वाले सर के द्वारा जो 10 से 11 साल का अध्यापन अनुभव है, उसके पहले लगभग 10 वर्षों का हम लोगों का अपना खुद का जो तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी का अनुभव है, उसका पूरा निचोड़ हम लोगों ने लगाया है। लगातार आपकी समस्या बनी रहती थी पढ़ाई के बाद भी कि कौन सी प्रैक्टिस सेट लें, और रोज़ ही क्लास में हम लोग बताते रहते थे। तो अगर आप पढ़ चुके हैं तो केवल अगर आप इसे भी ज्वाइन कर लेंगे तो सारा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारत में 5G ये टेक्नोलॉजी है किसका? दूर संचार क्षेत्र का। अभी हम लोग दूर संचार के क्षेत्र में 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5G की परीक्षण शुरू हो गए हैं। उसी पर है कि 5G के परीक्षण की शुरुआत हो गई है और 4 कंपनियों को, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन इंडिया और MTNL, इनको ये परीक्षण की छूट दी गई है और ये परीक्षण 6 महीने तक चलते रहेंगे। और ये 5वीं पीढ़ी की 5G क्या है? 5वीं पीढ़ी की सेलुलर टेक्निक है ना। तो अब इसके आ जाने से स्पीड और बढ़ जाएगी और काफ़ी तमाम और सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक। तो याद रहे कौन कौन सी कंपनियों को ये लाइसेंस मिला है, स्पेशली इसकी ज़रूरत है। ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसे आप नोट कर लिए होंगे। चर्चा में है नैनो लिक्विड यूरिया। नैनो लिक्विड यूरिया, और इसको इफ़को ने लॉन्च किया है, पहली बार ऐसा है। तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूरिया का कुछ इस तरह से बैग, बोरी, 50 kg की बोरी का यूज़ करते थे। खेतों में से छिड़का जाता था, फेंका जाता था और उससे काफ़ी नुकसान भी होता था। एक तो पर्यावरण को नुकसान, भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होती थी, एक लेयर जमती थी, जल के माध्यम से जल का प्रदूषण होता था। तो ये जो नैनो लिक्विड यूरिया है, ये बताया जा रहा है कि ये पूरे एक बोरी के बराबर आपका आधा लीटर ही काम करेगा और इसका क्या किया जाएगा? छिड़काव किया जाएगा। तो इसके कई फायदे होंगे। एक तो फसल में कुछ लागत कम होने की संभावना है। दूसरा, जो पर्यावरण में, वातावरण में प्रदूषण होता था, भूमि में प्रदूषण होता था और भूमिगत जल में प्रदूषण होता था नाइट्रोजन का, वो रुकेगा और जो ग्रीन हाउस गैसें काफ़ी वृद्धि होती थी उसमें लाभ होगा। तो इस तरह से एक साथ ये इफ़ेक्ट बन रहा है, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक। और ये नैनो लिक्विड यूरिया है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि इफ़को का पूरा नाम क्या है। चलिए, आप जानते हैं कि दिमागी कसरत आपकी चलती रहती है। जल्दी से आप बताएं कि इफ़को का पूरा नाम क्या है। इफ़को का पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप फटाफट बताएं इफ़को का पूरा नाम क्या है। ठीक। ये जो इफ़को है, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है। और कुछ लोग इलाहाबाद के फूलपुर में इसे मानते हैं। तो फूलपुर में इफ़को का एक संयंत्र है। हमारे प्रयागराज के फूलपुर में इफ़को का एक संयंत्र है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक। तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये नैनो लिक्विड यूरिया हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे।
यूनेस्को द्वारा भारत के 6 नए प्रमुख स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। और ये विश्व विरासत स्थल 6 कौन कौन हैं? वाराणसी का गंगा घाट है, कांचीपुरम के मंदिर हैं, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, हीरे वेकल महापाषाण कालीन स्थल है, मराठा सैन्य वास्तुकला है और जबलपुर का भेड़ा घाट है। ठीक, तो ये 6 प्रमुख स्थल हैं जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में स्थान पाए हैं। तो अब इनकी संख्या भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की संख्या बढ़कर हो गई 38। कितने हो गए? 38 हो गए हैं। ठीक है, और यूनेस्को का आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूरा नाम इसे नोट कर लें। और आपके लिए प्रश्न है, यूनेस्को का पूरा नाम बताएं। ठीक, बहुत बार यूनेस्को की चर्चा हो चुकी है, ये कोई नई बात नहीं है। चलिए आप इसे नोट करें और फटाक से यूनेस्को का पूरा नाम बताएं। चलो भाई बताओ सब लोग फटाफट। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोग बता रहे हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। तो ये देखिए यूनेस्को का पूरा नाम, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। और यूनेस्को पूरे विश्व में जो एजुकेशन है, संस्कृति है, इन सब को सहेजने और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने में प्रयासरत है। ठीक, और यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भारत के अब 38 साइट्स हैं। करंट में कुल 38 साइट्स हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर चुके होंगे। चलिए बढ़ा जाए आगे। और आगे लिखा है कि मई महीने में देश ने 2 चक्रवात झेला। देखिए, एक पूर्वी घाट से और एक पश्चिमी घाट से। पूर्वी घाट से पहले पश्चिमी घाट वाला चक्रवात आया था और ये चक्रवात जो आया उसे नाम दिया गया ताउते। और स्पेशली ये गुजरात के तट पर टकराया, सौराष्ट्र तट पर टकराया था। और दूसरा है यास, जो बंगाल की खाड़ी से उठा था। ये ताउते अरब सागर से उठा था और वो बंगाल की खाड़ी से उठा था और वो स्पेशली उड़ीसा के तट से टकराया। तो इससे काफ़ी उत्तर भारत के भी कुछ राज्य प्रभावित रहे और वर्षा और तूफान जैसी स्थिति बनी रही। ठीक, तो अलग से हमने आपके चैनल में एक वीडियो डाल रखा है, इसे आप पढ़े भी होंगे, जो न पढ़े होंगे जा करके फिर से देख लेंगे कि ये चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है। ठीक, तो ताउते और यास ये सब नाम कैसे हुआ, किसके द्वारा दिया गया, वहाँ हमने बता रखा है। तो जो लोग जानते हैं वो पढ़े होंगे और जो नहीं जानते हैं वो जा करके पढ़ लेंगे। तो याद रहे ताउते और यास। ताउते कहाँ से उठा? अरब सागर से। यास कहाँ? बंगाल की खाड़ी से। तो वो यास पूर्वी घाट पर, ताउते पश्चिमी घाट पर। ठीक, तो इसे आप नोट कर लेंगे, 2 चक्रवात, ताउते और यास। ठीक, चलिए अप्रैल माह में होली के बाद से ही कोरोना की दूसरी लहर देश झेला और अब धीरे धीरे संक्रमण घट रहा है और हम लोग अनलॉक की पोजीशन पर जा रहे हैं। लेकिन जो कोरोना का ये वेरिएंट इंडिया में मिला था, काफ़ी उससे इंडिया में काफ़ी जनहानि हुई और काफ़ी अफरा तफरी मची, बड़ा नुकसान हुआ। और उसे शुरू में क्या कहा गया? भारतीय वेरिएंट कहा गया। उसका नाम भारतीय वेरिएंट कहा गया, उस वायरस के वेरिएंट को। इस पर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी आपत्ति जताई। तब संयुक्त राष्ट्र की जो स्वास्थ्य एजेंसी है उसने जो भारतीय वेरिएंट कोरोना वायरस था उसका नाम बदल करके लैटिन भाषा के आधार पर कप्पा और डेल्टा कर दिया। तो कप्पा और डेल्टा क्या है? कप्पा और डेल्टा भारत में जो कोविड-19 की भारतीय वेरिएंट वायरस पाए गए उसका नामकरण किया गया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि दूसरी लहर के बाद भारत में एक और समस्या आई ना, म्यूकोसिस ब्लैक फंगस की। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बाद ब्लैक फंगस, म्यूकोसिस इस बीमारी को कहते हैं, और इसे भी क्या कर दिया?
महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि इसे भी क्या घोषित कर दिया, महामारी घोषित कर दिया है। चलिए, तो यहाँ तक की बात आपने मेंटेन कर लिया। देखिए, जो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए स्पेशली ज्वाइन बटन के माध्यम से मूल विधि पढ़ाई जा रही है। मूल विधि पढ़ाने में मेरा जो विधि बैकग्राउंड रहा है उसका पूरा हम लाभ ले रहे हैं और सरल से सरलतम तरीके से बहुत स्ट्रेटजिक आपको मूल विधि पढ़ाई जा रही है। कैसे पढ़ना चाहिए, किसी विधि को पढ़ने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कौन से पहले ही जानकारी आपको होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। और इसको सीक्वेंस में लेक्चर 1, 2, 3 जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको इसका फ़ायदा दिखता जाएगा और आप गहरे से आते आते सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी सब आपको आ जाएगा। तो ज्वाइन बटन के माध्यम से 2 कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, एक तो मूल विधि और दूसरा 6000 प्लस प्रैक्टिस बैच, मैथ रीजनिंग जीएस का प्रैक्टिस बैच। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये चीता, ठीक, ये है चीता। ये अपनी चपलता और तेज गति के लिए जाना जाता है, लेकिन जो बाघ होता है, भारत का राष्ट्रीय पशु चीता नहीं बाघ है, उसकी अपेक्षा ये कम हिंसक होता है। 1952 में ही शिकार के कारण 1952 में ही इसे लुप्त, भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया था। अभी फिर से इसका पुनर्वास इंडिया में किया जा रहा है और दक्षिण अफ्रीका से इसे भारत ला रहे हैं। तो कहाँ से ला रहे हैं भारत पुनर्वास के लिए? दक्षिण अफ्रीका से भारत ला रहे हैं। IUCN ने इसे विलुप्त श्रेणी में रखा है चीता को, और रेड डाटा बुक जारी करता है। IUCN जो रेड डाटा बुक जारी करता है उस बुक में चीता को विलुप्त श्रेणी में रखा है। ठीक, तो ये चीता की कहानी है और बाघ की कहानी नहीं है। और बाघ तो आप जानते हैं कि जो बंगाल टाइगर है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये बंगाल टाइगर है और वो क्या है, वो चीता है। इसका भी पुनर्वास भारत में शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीका से भारत हम लोग ला रहे हैं। ठीक, चलिए ये नोट कर लिए होंगे आप। हम लोग बढ़ते हैं आगे। करंट अफेयर्स पढ़ने में और क्या माने आपकी क्या समस्या हो सकती है, कैसे इसको और आसान बनाया जा सकता है, अगर आप अपनी कुछ राय सुझाव देंगे तो स्वागत है। लेकिन ये है कि बहुत स्ट्रेटजिक पढ़ाई से ही आपको सफलता मिल सकती है। बहुत मनमाने पढ़ाई से सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि सफलता में आपकी मेहनत बेकार जाएगी, बाधा ही आएगी। ठीक, तो पढ़ाई आपकी स्ट्रेटजिक होनी चाहिए हमेशा। देखिए, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होती है, इस बार भी हुई। तो 2020 का जो मिस यूनिवर्स 69वां ये प्रतियोगिता थी। एंड्रिया मेजा को ये चुना गया, ये मैक्सिको की हैं। ठीक है, तो ये नाम आप नोट कर लेंगे, जल्दी से आप ये नाम नोट कर लेंगे। ये मैक्सिको की हैं जो चुनी गई हैं मिस यूनिवर्स 2020। चलिए, अगर बात कर लेते हैं आईसीसी रैंकिंग की। ठीक, तो देखिए आईसीसी रैंकिंग में अगर टीम की बात करें तो टीम में जो बेस्ट टेस्ट टीम चुनी गई वो इंडिया, अपना प्यारा भारत। जो वनडे की सबसे बेस्ट टीम चुनी गई वो न्यूजीलैंड, और T20 की जो सबसे बेस्ट टीम चुनी गई है वो इंग्लैंड है। ठीक है, अगर हम बेस्ट क्रिकेटर की बात करें तो जो मेल क्रिकेटर चुने गए हैं बेस्ट, वो बाबर आजम। फीमेल में एलिजा हेल, और बॉलर में बेस्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट, और ऑलराउंडर में साकिब अल हसन। ठीक है, तो ये आईसीसी की रैंकिंग है। इसी अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स मेंटेन कर लें, जिससे आपको पता रहे मई महीने में ये रैंकिंग जारी की गई। ठीक, इसे आप मेंटेन कर लें तो फिर हम लोग बढ़ें आगे।
आप इसे जल्दी से मेंटेन कर लें, नोट कर लें, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ नियुक्तियां हैं, उसे शार्ट में जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। एक तो रमेश पवार चर्चा में हैं, और रमेश पवार क्यों चर्चा में हैं? ये बीसीसीआई ने इन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच कौन है, तो आपका उत्तर होगा रमेश पवार। इसके अलावा सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के डायरेक्टर चुने गए हैं। सीबीआई सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो है और भारत की सबसे बड़ी संघीय केंद्रीय जांच एजेंसी है, और इसके लिए भी प्रमुख नियामक संस्थान, रेगुलेटरी संस्थान पर एक अलग से वीडियो हमने बना करके डाल दिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है। और दूसरा है टी रविशंकर, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, उप गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। तो 3 नियुक्ति बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट टीम कोच नियुक्त किया, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और सीबीआई के डायरेक्टर। ठीक। ये आपका अभी लॉन्च हुआ चैनल है www.studentclassesprayagraj.com। देखिए, आपको चैनल सर्च करके जाना है, कुछ इस तरह से वो 2-3 डंडी बनी है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ से आप देखिए, ये फीचर्स हैं, ये चीज़ें उपलब्ध हैं, ये सब आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद इनमें से जहाँ जाना है आपको, सामान्य ज्ञान में जाना है, और आप अपने वीडियो में जाना चाहते हैं, एमसीक्यूज़ में जाना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपने यूट्यूब अपने चैनल में क्लिक करके अपने वेबसाइट में क्लिक करके जा सकते हैं। और वेबसाइट के फीचर्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। वेबसाइट में करंट अफेयर्स जनवरी से बिल्कुल अपडेट है, तो वहाँ जा कर के जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का, और एक अगले 2-3 दिनों में मई का भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वहाँ, तो वहाँ जा कर के एक अटेम्प्ट आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक। ये जितने भी कंटेंट बहुत ही आपके चैनल पर स्ट्रेटजिक दिए जा रहे हैं, ठीक, आप देख लाएंगे, इतना बहुत ही स्ट्रेटजिक कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी बताया, तैयारी और पढ़ाई में अंतर है। तो कहीं पढ़ाई हो सकती है, लेकिन हम लोगों को तैयारी करना है, स्ट्रेटजिक तैयारी करना है। ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, चर्चा में हैं। ये डिफेंडर यूरोप 21 ये चर्चा में है। तो ये क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके किसके बीच है? नाटो और नाटो संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और अल्बानिया, इन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है डिफेंडर यूरोप 21। कहाँ संपन्न हुआ? अल्बानिया में। एनुअल होता है, वार्षिक होता है, और इसको लीड किया किसने, माने नेतृत्व किया यूएस आर्मी ने, और कुल इसमें 26 देश शामिल हुए। ठीक। तो डिफेंडर यूरोप 21, इसे आप नोट कर लें। नाटो और अल्बानिया के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऐसे सैन्य अभ्यास हम लोग इंडिया में भी बहुत पढ़ते हैं ना। ठीक। चलिए, इसके अलावा ये जो पोलैंड है ना, पोलैंड देश है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं पोलैंड किस महाद्वीप का देश है। हम इधर बढ़ते हैं आगे, आप बताते रहिए पोलैंड किस महाद्वीप का देश है। पोलैंड ने अपने यहाँ डिक्लेयर किया है कि 2049 के बाद, 2049 के बाद वो अपने यहाँ कोल प्रोडक्शन बंद कर देगा, कोयले का उत्पादन बंद कर देगा। माने तब तक ऐसी टेक्नोलॉजी वो डेवलप करेगा कि कोयले का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेटिक चेंज है, इस सब पर काफ़ी सभी देश लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उसी दिशा में पोलैंड द्वारा लिया गया ये घोषणा पत्र है। ठीक। चाइना चर्चा में रहता है, इस महीने भी चर्चा में है। चाइना यूएसए के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह पर अपने रोवर उतारे हैं। ठीक। तो चाइना दूसरा ऐसा देश है यूएसए के बाद। यूएसए पहला ऐसा देश था जो सफल रहा, और उसके बाद चाइना उसने अपना रोवर उतारा है। ठीक है। और रोवर का नाम है जुरांग। क्या नाम है? जुरांग।
और स्पेशली मंगल के किस एरिया में उतारा है? यूटोपिया प्लेनेशिया, वहाँ पर एक क्रेटर है, सबसे गहरा अब तक खोजा गया क्रेटर है मंगल पर, वहाँ पर उतारा है। तो ये चाइना इस कारण चर्चा में रहा है। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पहल बात हो और स्पेस सेक्टर में आजकल कुछ न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक अमेरिका बेस निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी है एक्सियोम, उसने नासा के साथ समझौता किया है अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने के लिए। ठीक, ये कंपनी भी अमेरिका बेस है और नासा भी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। एक्सियोम निजी क्षेत्र की स्पेस टेक्नोलॉजी की कंपनी है। उसने नासा के साथ समझौता किया है कि वो उसके एक्सियोम कंपनी के जो एस्ट्रोनॉट होंगे, अंतरिक्ष यात्री होंगे, उनको नासा पहुंचाएगा। ठीक, तो ये 3 प्रमुख घटनाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जो इस महीने काफ़ी चर्चा में रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने करंट अफेयर्स के सेशन को आगे ले चलते हैं और इस मई महीने में जो कुछ प्रमुख पुरस्कार चर्चा में रहे हैं उसकी बात करते हैं। और पुरस्कार तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी पुरस्कारों पर हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिए, जो पुरस्कार चर्चा में रहे हैं उसमें सबसे पहले मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 है। ये टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड द्वारा दिया जाता है, फिनलैंड के राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। टेक्नोलॉजी के तकनीकी के क्षेत्र का ये सबसे विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार है और 2020 का ये पुरस्कार गया है प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम और प्रोफेसर डेविड केलिनमैन को गया है। और इस पुरस्कार की खास बात है कि ये दोनों पुरस्कार जो गया है, ये दोनों केमिस्ट हैं, रसायन शास्त्री हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। ठीक, तो मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020, इसे टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड द्वारा दिया जाता है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? जल्दी से आप बताएंगे कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। थोड़ा मानसिक कसरत करते रहा करिए। आप जानते हैं मेरे साथ मानसिक कसरत सभी क्लासेज में होती रहती है, वो चाहे जीएस की क्लास हो, चाहे कोई ऐसे ही रुचिकर क्लास हो, चाहे यहाँ हो। ठीक, चलिए कुछ लोग आंसर दे रहे हैं सही ठीक ठाक। इससे ये भी हम पता लगाते रहते हैं कि क्या पढ़ाई वढ़ाई बची है कि सब जा रही है। चलिए अगला पुरस्कार है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021। ठीक है, टेम्पल्टन पुरस्कार इस बार का गया है जॉन गुडाल को। किसको गया? जॉन गुडाल को। और ये पर्यावरण समर्थक वैज्ञानिक हैं और ये पुरस्कार दिया जाता है लोकल स्तर पर नेतृत्व देने के लिए। ठीक, तो इस बार का ये पुरस्कार गया है जॉन गुडाल को, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021। जल्दी से इसे नोट कर लें। हम लोग देखते हैं अगला पुरस्कार, इसे नोट कर लीजिए, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जॉन गुडाल को। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? लोकल स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए। ठीक है, पर्यावरण समर्थक वैज्ञानिक हैं ये जॉन गुडाल, उन्हें ये पुरस्कार गया है। कलम चलाते रहिए। ठीक है, कलम जितना संभव हो, जब तक हम कोई कमेंट करने के लिए कहें ना तब तक आप कंसंट्रेट रहिए और कलम चलाते रहिए। सबसे बड़ी समस्या आपके साथ यही है, कॉमन एक समस्या जो उभर करके हम लोगों ने जब हम लोग अपनी तैयारी करते थे और आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो जो एक अंतर हमने देखा है वो ये देखा है कि बुक रीडिंग पावर स्टूडेंट्स में कम होती जा रही है, लिखने की क्षमता कम होती जा रही है, कांस्टेंट बैठ करके पढ़ने की क्षमता कम होती जा रही है। उसके पीछे काफ़ी कारण ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन क्लासेस की अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं। अच्छाइयाँ ये हैं कि आपकी पढ़ाई रुकती नहीं, किसी भी समय आप पढ़ाई कर सकते हो। ऐसे लॉकडाउन के समय में भी आपकी पढ़ाई चल रही है। लेकिन कमी ये है कि एक स्वस्थ प्रतियोगिता जो क्लास में होती है दोस्तों के बीच, वो नहीं हो पाती है। ठीक, और एक वो जो अनुशासन, एक दबाव होता है, वो नहीं हो पाता है। और क्लास तो नेचुरल ही होती है। ठीक, चलिए, लेकिन ये है कि आप पेन चलाते रहें, थोड़ा सा अनुशासित रहें, तो आप ऑनलाइन क्लास का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं।
अगला है इंटरनेशनल एवी अवार्ड 2020। यह पुरस्कार इस बार गया है प्रोफेसर CN राव को, और ये भारत रत्न से भी पुरस्कृत हैं। 2018 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, और अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च के लिए ये पुरस्कार दिया गया है इन्हें। और इंटरनेशनल एवी अवार्ड दिया ही जाता है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए। तो प्रोफेसर CN राव के ये परिचय की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला पुरस्कार हम लोग देखते हैं। अगला पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रेसिडेंट अवार्ड 2020, और ये पुरस्कार गया बी कार्तिकेयन पांडियन जो है IAS ऑफिसर हैं उड़ीसा कैडर के, और उड़ीसा राज्य में 2018 में यह पुरस्कार गया। क्यों इनको? उड़ीसा राज्य में भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप का जो एक सफलतम आयोजन करवाया था, उसमें इनका प्रमुख योगदान था। इन्हीं के नेतृत्व में ये सफल आयोजन संपन्न हुआ था, इसलिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक, तो ये आप नोट करेंगे, बी कार्तिकेयन पांडियन, उड़ीसा में। ठीक, चलिए आप सब तक आवाज़ जा रही होगी। आप सब वैसे भी आजकल खूब शादी विवाह में घूम रहे हैं, तो उसी का असर है। ठीक, चलिए कोई डांस वांस तो नहीं करने लगा? अब ये लिखते रहो, कोई भरोसा नहीं है। म्यूजिक बजने पे आप लोगों को कोई भरोसा नहीं होता है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020, और ये पुरस्कार गया सुरेश मुकुंद को। कोरियोग्राफी के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और ये पुरस्कार गया है किसको? सुरेश मुकुंद को। ठीक, अगला पुरस्कार देखते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, और ये इस बार पुरस्कार गया है शकुंतला हरक सिंह को। ये न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हैं, और वर्ल्ड फूड फाउंडेशन द्वारा इसे दिया जाता है। प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस पर अवसर पर दिया जाता है। ठीक, तो ये देखिए फूड के क्षेत्र में ये काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है, विश्व खाद्य पुरस्कार। इसे आप नोट करेंगे जल्दी से, ये पुरस्कार। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार थे इस महीने के। ठीक, और बात कर लेते हैं किसकी? कुछ बुक्स चर्चा में हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बुक्स हैं। एक पहली बुक का नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ये चर्चा में रही। ये शकूर रथर की पुस्तक है, और इसमें कश्मीर के पास्ट, वर्तमान और भविष्य पर चर्चा की गई है। ठीक, तो ये कश्मीर पर चर्चा की गई है इस पुस्तक में। अगली पुस्तक है गोल्डन बूट। ये पुस्तक लिखी है MK कौशिक ने, तो इसे आप नोट करेंगे, MK कौशिक की पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक है इंडियाज़ पावर एलीट कास्ट क्लास एंड कल्चर रिवोल्यूशन। ये पुस्तक लिखा है संजय बारू ने। ठीक, संजय बारू की और पुस्तक हम पहले पढ़ भी चुके हैं, और चर्चा में भी थी, एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में लिखा था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो ये 3 पुस्तक चर्चा में थी। ये था आज का करंट अफेयर्स, और आप आशा है कि नोट्स प्रॉपर बनाए होंगे। और याद रहे, बिना पेन चलाए, बिना प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए आप लाइव क्लास का, ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो केवल सुन करके आप ऐसा ना करें, क्योंकि हम लोगों की स्मृति तो शार्प है, लेकिन इतनी शार्प स्मृति नहीं है कि एक बार चीज़ों को जो सुन लिया। तो अगर ऐसा होता तो केवल सब सुन के ही काम चला रहे होते। ठीक, तो जो लोग परेशान रहते हैं, अक्सर पूछते रहते हैं कि सर कैसे पढ़ाई करें, पढ़ाई में याद नहीं होता, ये तो एक बार लिखना शुरू करें, जैसे बताया जाता है उसे काम शुरू करेंगे। और इतना हड़बड़ाने, किसी मोटिवेशन, कितना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई बहुत आसान चीज़ है, बशर्ते स्ट्रेटजिक किया जाए तो। हाँ, अगर बहुत धूम मची पढ़ाई में, जैसा आजकल धूम है, तो ये बात जान लीजिए कि सिवाय डिस्टर्बेंस के कुछ नहीं होगा। ये हम बता रहे हैं, 11 साल पढ़ाने का अनुभव और लगभग 10 साल खुद का पढ़ने का अनुभव, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अनुभव, उच्च प्रतिष्ठित परीक्षाओं को देने और उनमें सफल होने का अपना जो अनुभव है,
उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक, इन सब का निचोड़ आपका चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज। स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज एक कंप्लीट स्टडी दे रहा है, सब कुछ निःशुल्क है आपके लिए और बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से एक शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस कंटेंट में 21 वर्षों का हम लोगों के पढ़ाई के क्षेत्र का पूरा निचोड़ लगा करके हम लोगों ने दिया है और लगातार क्लासेज बढ़ रही हैं। हर क्लास के कंटेंट अपने आप में शानदार हैं। 3 खास एंगल से आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट। ठीक, बशर्ते आप क्लास वाइज प्लेलिस्ट में जा करके लेक्चर वाइज इसका पूरा जो दोहन कर पाएगा। पीटी को लेकर के बड़े हड़बड़ाहट चर्चा रोज क्लास में आप सबके मैसेज आते रहते हैं। ठीक, तो पीटी क्लासेस को लेकर के जो आप परेशान हैं, कुछ नहीं परेशान होना है। पीटी पर हमने एक बना भी दिया था वीडियो। पीटी में सिंपली 4 पोर्शन है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। और हिंदी की एक अलग से प्लेलिस्ट आपके चैनल पर चल रही है, बस आप उसे फॉलो करते चलें। फॉलो कैसे करना है आपको? अब तो वेबसाइट पर जाकर के प्रैक्टिस कर लेना है। हिंदी की भी प्रैक्टिस है तो आपको वहाँ मिल जाएगी। जब तक वहाँ नहीं उपलब्ध है, लगातार अपडेट किया जा रहा है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, बीच बीच में लाइव टेस्ट कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट में, उन सभी टेस्ट में जाएं। एग्जाम किसी का आ गया तो फटाफट नहीं पढ़ने का समय है तो आप कम से कम अटेम्प्ट कर लें, क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लें। ठीक, तो मेरा ये कहना है सिंपली कहीं भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, लेकिन आप क्या करें, स्ट्रेटेजिक पढ़ें। स्ट्रेटेजिक पढ़ाई से ही आप परिणाम तक पहुँचेंगे और आप ही के साथी जो परिणाम तक पहुँच रहे हैं उनसे सीखें। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आपके सुझाव का इंतज़ार मुझे रहेगा और फिर जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी खास टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।